आज हमारे और आपके मिलने की वजह बड़ी शानदार। रीजन आज हम डिस्कस करने वाले हैं गैल्वेनिक सेल या इसी का नाम है वोल्टेइक सेल के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यह लेक्चर 4 है। इसके पहले आपने पढ़ रखा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ये कैसे उत्पन्न होते हैं और इसका क्या एप्लीकेशन है। तो आज के लेक्चर में गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इसका बेस्ट एग्जांपल कह सकते हैं, पहला एग्जांपल जो है डेनियल सेल है, यानी कह सकते हो हम लोग डेनियल सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम में चाहे गैल्वेनिक सेल पूछे या वोल्टेइक सेल पूछे या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल उस नाम से पूछे, या डेनियल सेल जो इसका एग्जांपल उसके बारे में पूछे, कहानी सेम होगी दोनों की। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। गैल्वेनिक सेल का एग्जैक्ट मतलब होता है यह एक ऐसा सेल है जिसमें हम लोग केमिकल की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें। मतलब वह सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे उसे आप नाम देते हैं गैल्वेनिक सेल। टारगेट क्या हम लोग का यहाँ पर है, यहाँ का टारगेट हम लोग का है कि हम लोग केमिकल एनर्जी को, टारगेट समझिए, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यही इस सेल का टारगेट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले हैं, यही इस सेल का टारगेट है। तो एक ऐसा सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे वह होगा गैल्वेनिक सेल। क्लियर। और इस सेल को कह सकते हो सबसे पहले 1780 में इस सेल को बनाया था साइंटिस्ट गैल्वेनिक ने। तो इनके नाम के बेसिस पे हो गया गैल्वेनिक सेल। इसी सेल को 20 साल बाद यानी कह सकते हो 1800 ईस्वी में, ठीक है, इसमें वोल्टेइक ने, अलेक्जेंड्रा वोल्टा साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने बनाया था, डिस्कस किया था सेल के बारे में, तो के नाम पड़ गया वोल्टेइक सेल। मतलब 1780 और 1800 दो ईयर आपको याद रखने हैं। फिलहाल आते हैं एम सेल पे। इसका बेस्ट एग्जांपल डेनियल सेल है। खैर इसमें होता क्या है, छोटी सी कहानी है। इसमें दो हाफ सेल होते हैं, दो हाफ सेल को एक दूसरे से जोड़ देते हैं, ये वर्क करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो अब इसमें जो दो हाफ सेल की चर्चा कर रहे हैं हम, इसमें एक हाफ सेल का नाम होगा एनोडिक हाफ सेल या एनोडिक चैम्बर बोल सकते हैं, और दूसरे का नाम होगा कैथोडिक हाफ सेल जो कैथोडिक चैम्बर बोल सकते हैं। एनोडिक हाफ सेल में एनोड होगा जिसपे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोडिक हाफ सेल में कैथोड होगा जिस पर रिडक्शन होगा। अब डेनियल सेल की बात करें तो डेनियल सेल में जिंक का एनोड यूज करते हैं और कॉपर का कैथोड यूज करते हैं। तो कैसे स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, स्ट्रक्चर ड्रा करते हुए इसको सीखते हैं, कंफर्म समझ आएगा। देखते हैं, यहाँ बनाते हैं एक ऐसे हाफ सेल, एक कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में रखते हैं एक इलेक्ट्रोड। यहाँ पर हो गया कोई एक इलेक्ट्रोड, समझ आएगा, हमने से बिल्कुल परेशान होता। ये रख दिया हमने एक इलेक्ट्रोड, और जो यह मेटल होगा उसी मेटल की यहाँ पे एक रॉड, यहाँ पे उसके उसी मेटल का सॉल्ट रखेंगे, उसी मेटल के सॉल्ट का सोल्यूशन। एक कंटेनर लेते हैं, कंटेनर में रखते हैं एक इलेक्ट्रोड। जब किसी मेटल रॉड को या मेटल प्लेट को उसी के साल्ट के सोल्यूशन में ऐसे रख देते हैं तो इस डिवाइस को आप नाम देते हैं हाफ सेल। अगर बात की जाए डेनियल सेल की तो यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर जिंक की रॉड या फिर जिंक इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं, जिंक मेटल या जिंक मेटल रॉड, ये हो सकता है जिंक मेटल रॉड। अगर ये जिंक मेटल रॉड है तो यहाँ पर जो सोल्यूशन देख रहे हैं वो ये 100% क्या होगा, जिंक सल्फेट। ठीक है, जिंक सल्फेट एक्वस सोल्यूशन, यानी जिंक सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन है। ये तो कंफर्म हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पर बनाएंगे एक दूसरा हाफ सेल। हाँ जी, ये यहाँ पर बनाते हैं एक कंटेनर, ये हो गया एक कंटेनर। कंटेनर में यहाँ पर भी रख दिया हमने एक मेटल रॉड, और यहाँ पर भी होगा सॉल्ट सोल्यूशन। एक कर दिया कंटेनर, कंटेनर में रख दिया हमने एक मेटल रॉड, यहाँ पर बन गया एक हाफ सेल। अब यहाँ पर अगर ए होती सपोज कॉपर मेटल रॉड, Cu मेटल रॉड, तो यहाँ पर जो सोल्यूशन यूज किया गया है ये होगा कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन। एक्वस मतलब वाटर के साथ ऐड कर दिया गया। हम लोग डेनियल सेल पढ़ रहे हैं, क्या कह सकते हो, गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने बताया आपसे गैल्वेनिक सेल का मतलब होता है कि एक ऐसा सेल जो केमिकल की एनर्जी को, यानी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। गैल्वेनिक सेल की खास बात क्या है, इसमें दो हाफ सेल यूज करते हैं, दो हाफ सेल यूज करते हैं। हाफ सेल का मतलब होता है एक एनोडिक चैम्बर होगा और एक कैथोडिक चैम्बर होगा। अब यहाँ पे हम लोग हाफ सेल का जरा मतलब समझते हैं। हाफ सेल का मतलब होता है जब आप किसी भी मेटल रॉड को, जैसे कि मेटल रॉड है या यहाँ पर एक मेटल रॉड, जब किसी भी मेटल रॉड उसी के साल्ट के सोल्यूशन में रखते हैं
तो जो डिवाइस प्राप्त हुई है इसे आप नाम देते हैं हाफ सेल या हाफ सेल, हिंदी में बोलते हैं इसको अर्ध सेल। अब इस हाफ सेल में जो मेटल की रॉड है, मेटल की रॉड को इलेक्ट्रोड कहा जाता है। अगर कोई पूछे आपसे इलेक्ट्रोड क्या है, यही है इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब इलेक्ट्रोड की पहचान क्या है? एक्चुअली इलेक्ट्रोड एक प्रकार का कंडक्टर होता है। कोई पूछे आपसे इलेक्ट्रोड क्या है, तो बोलेंगे इलेक्ट्रोड एक प्रकार का कंडक्टर होता है जिसकी सरफेस पर, जिसकी सतह पर कह सकते हो, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है, उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये हो गया इलेक्ट्रोड। अब दो बातें हुई, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगा। ठीक है, तो अगर ऑक्सीडेशन होगा तो इसे बोल देंगे आप एनोड, और अगर रिडक्शन होगा तो बोल देंगे आप उसे कैथोड। यानी कि एनोड और कैथोड क्या है? एनोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसकी सरफेस पे ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड क्या है? कैथोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसकी सरफेस पे रिडक्शन होता है। ये बात आपको याद रखनी होगी। और जो डेनियल सेल है, डेनियल सेल में लेफ्ट साइड में यह होगा एनोडिक चैम्बर बोलेंगे इसको, या एनोडिक हाफ सेल। इसे बेटे आप बोल दोगे क्या यह है सेल, यह एनोडिक हाफ सेल है। और यहाँ देखिए स्क्रॉल कर देते हैं, इधर क्या है? ये है कैथोडिक कॉप, क्या है? कैथोड यहाँ पे है, ये हो जाएगा कैथोडिक हाफ सेल। दो चीजें हैं, एक एनोडिक हाफ सेल, दूसरा है कैथोडिक हाफ सेल। ठीक, यहाँ पर जिंक का एनोड है और कॉपर का यहाँ पे कैथोड है। अब इसके बाद हम लोग पहचानते हैं। अब यहाँ पे पहले जो सोल्यूशन दिया गया है, सोल्यूशन पे आते हैं। जो यह सोल्यूशन दिया गया है, यह क्या है? जिंक सल्फेट है। जो मेटल रॉड है, समझो पहले आप, जिंक की मेटल है तो इसी का सोल्यूशन, इसी के साल्ट का सोल्यूशन जिंक सल्फेट। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया है, और जब इसे पानी में डालोगे आप तो ऑलरेडी समझ जाना यार, Zn2+ यहाँ पे होगा, एंड यहाँ पे सल्फेट 2- होगा। और जब आयनिक फॉर्म में किसी चीज लिखते हैं तो वहां पे एक्वस जरूर लिखते हैं। एक्वस का मतलब यह हाइड्रोलाइज हो गया है, ये भी एक्वस होगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे है, यह सोल्यूशन के अंदर पहले से प्रेजेंट होंगे। रीजन कि जैसे ही किसी साल्ट को पानी में, एक्वस को मतलब वाटर में ऐड करते हैं, यह साल्ट प्लस माइनस में टूट जाता है। ठीक है, वाटर भाई पानी में जाने के बाद जनरली आयनिक कंपाउंड मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स प्लस माइनस में टूट जाते हैं, मतलब आयनाइज कर जाते हैं। इसकी वजह क्या है? वाटर के पास एक पावर है, उसका नाम है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वह अपने इस पावर से जिंक प्लस को अलग कर देता है, सल्फेट माइनस को अलग कर देता है। जब आपने पढ़ा होगा कूलम्ब्स लॉ फिजिक्स में, तो वहां बताया वो आया होगा ना कूलम्ब्स लॉ में, क्या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। तो वाटर का जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, एक ऐसी पावर है जो प्लस माइनस के बीच के अट्रैक्शन को ब्रेक कर देता है। तो प्लस अलग माइनस अलग, तो यह सोल्यूशन में आयन के रूप में रहते हैं। वैसे ही बेटा यहाँ पर देखिए, ये कॉपर सल्फेट को पानी डाल दिया आपने, तो सोल्यूशन में कॉपर 2+ होगा, और साथ में इसी के अंदर होगा सल्फेट 2- ये भी होगा ऐसे एक्वस। यह आप सबने जब पढ़ा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो वहां पे सब देखा था। खैर, यहाँ पे सोल्यूशन में ऑलरेडी प्रेजेंट तो होंगे, ये समझना होगा आपको। ये कैसे बने होंगे? जैसे दिया गया है जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट को जब आप पानी में डालते हैं, एक्वस करते हो, ये तुरंत प्लस माइनस में आयनाइज कर जाता है। Zn2+, ये कर दोगे आप इसको एक्वस। ऐसे ही होगा यहाँ पे सल्फेट 2-, इसको भी लिख दोगे आप यहाँ पे एक्वस। यहाँ देखिए जिंक 2+ और सल्फेट 2- का सोल्यूशन में है। ऐसे ही कॉपर सल्फेट को अगर पानी में डालते हैं, मतलब एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं, ये हो जाएगा कॉपर का 2+, आयन है तो वाटर इसको घेर लेगा तो हाइड्रोलाइज, और यहाँ पे होगा सल्फेट, इसको भी यहाँ पे लिखना होगा आपको। तो यहाँ पे कॉपर 2+, सल्फेट माइनस, यहाँ पे जिंक 2+ और सल्फेट 2- ऑलरेडी पड़े हैं। यहाँ पे एनोडिक चैम्बर के इस एनोड को और कैथोड को आपस में जोड़ देते हैं। समझिए पहले कैसे, दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़ दिया गया है। ठीक है, एक वोल्टमीटर की हेल्प से। वोल्टमीटर केवल इसलिए कि इंडिकेट करता है कि करंट का फ्लो स्टार्ट हुआ कि नहीं। एनोडिक हाफ सेल में क्या होने वाला है? तो एनोडिक हाफ सेल में देखिए पहले से यहाँ जिंक दिया गया है, जिंक है सॉलिड। ठीक है, और इसका होना है ऑक्सीडेशन। अच्छा लिख देते हैं, एनोडिक हाफ सेल में क्या होता है? एनोडिक हाफ सेल में होता है ऑक्सीडेशन। अब जानना चाहिए आपको, एनोड की पहचान ऑक्सीडेशन से है, इसका मतलब यहाँ पे होने वाला है ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऐसे ही कैथोडिक हाफ सेल में यहाँ पे होता है रिडक्शन। एनोड पे ऑक्सीडेशन, एनोड की पहचान ऑक्सीडेशन से है, कैथोड की पहचान रिडक्शन से है। तो यहाँ पे अब दिया गया है आपको Zn, यहाँ पर सॉलिड है इलेक्ट्रोड, देखिए ऐसे, यहाँ पर होना है ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पर जो जिंक है Zn, ये बन जाएगा 2+, ये हो जाएगा एक्वस। ठीक है, ऐसे, और +2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख देंगे हम लोग। तो यह देखिए, यह इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड पे जो जिंक है इसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जब ये Zn2+ बना है, कैटायन मतलब आयन सोल्यूशन में जाते हैं, ये कहाँ जाएगा? और ये मूव टुवर्ड सोल्यूशन, यानी सोल्यूशन में जाना शुरू कर देगा। ठीक है, ये तो खास बात याद रखिएगा।
ये जाना शुरू कर देता है सोल्यूशन की तरफ, यानी कि इस रॉड से निकल करके Zn2 प्लस जाना शुरू कर दिया सोल्यूशन के अंदर। खास बात इसमें देखिए यही है बेटा, ये जाना शुरू कर दिया सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। ऐसे यहाँ पे Zn2 प्लस आ रहा है सोल्यूशन के अंदर। जो इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, यह इलेक्ट्रॉन इसी एनोड पर रह जाते हैं, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहाँ रह जाते हैं? एट इलेक्ट्रोड। यानी जब यह इलेक्ट्रॉन एनोड पे रह जाएंगे तो यह जो रॉड आप देखो ये नेगेटिव हो जाती है, ये तो माइनस हो जाएगा। ये सभी पे पूरा माइनस, इलेक्ट्रॉन माइनस शो करता है। ये इलेक्ट्रॉन इसी रॉड पे रह जाते हैं। देखिए अब इस रॉड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़नी शुरू कर गई थी, इस वजह से एनोड को नेगेटिव साइंस दिखाते हैं। एनोड को नेगेटिव, गैल्वेनिक सेल में एनोड को नेगेटिव दिखाते हैं क्योंकि ऑक्सीडेशन की वजह से इस रॉड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जा रही है। अब जब यहाँ पे इस रॉड पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं, समझो पहले, ये तो माइनस साइन हो गया। ऐसे ही बेटे जरा इधर आ जाओ कैथोड पे, इतना समझो पहले। ये जो रॉड थी, रॉड मेटल जिंक की रॉड, इसका ऑक्सीडेशन होना शुरू हो गया। एनोडिक ऑक्साइड है तो ऑक्सीडेशन हुआ तो जिंक 2 प्लस बना। जिंक 2 प्लस सोल्यूशन में आना शुरू कर दिया। कैसे यहाँ मूव टुवर्ड सोल्यूशन, इस सोल्यूशन में आ रहा है और जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इस रॉड पे रह जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे पास हो जा रहे नहीं? नो सर, तुरंत इलेक्ट्रॉन रह गया रॉड पे। अब इसकी वजह से क्या होगा, इस रॉड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। जब रॉड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, इसलिए इसको नेगेटिव दिखाते हैं। तो गैल्वेनिक सेल का एनोड नेगेटिव होता है इसी वजह से। अब जरा हम लोग कैथोड डिस्कस करते हैं। यहाँ पे होना है रिडक्शन। अब सोल्यूशन में रिडक्शन तो इलेक्ट्रॉन गेन करना, इलेक्ट्रॉन गेन करना, रिडक्शन होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर सकता है भाई? एक कॉपर 2 प्लस सल्फेट है, एल माइनस है, इलेक्ट्रॉन माइनस इसके पास हो जाएगा नहीं। इलेक्ट्रॉन तो ले सकते हैं, प्लस तो माइनस को ले सकते हैं, अपोजिट चार्ज का अट्रैक्शन। यहाँ पे जो सोल्यूशन के अंदर कॉपर 2 प्लस है, एक्वस यानी एक्वस का सोल्यूशन में यही इलेक्ट्रॉन गेन करता है और ये बन जाता है कॉपर सॉलिड। तो अब सोचो, यह कॉपर जो है सोल्यूशन से निकल के कहा जा रहा है? इस रॉड पे। अब यहाँ से कॉपर 2 प्लस इस रॉड पे जाना शुरू करता है, कॉपर 2 प्लस इस रॉड पे जाना शुरू करता है, इस रॉड पे जाकर चिपकना शुरू करता है। ऐसे देखिए कॉपर 2 प्लस रॉड पे जा रहा है, हर जगह ही होगा पूरे एरिया से, पूरे सोल्यूशन में कॉपर 2 प्लस रॉड पे जाता है। इसके रॉड पे जाने से क्या होता है, अब ये रॉड पे जाके इस पे जमा होना शुरू कर। समझिए पहले, जब रॉड पे जाएगा ये, हाँ, तो रॉड से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो दो बातें देखिए, दो बातें। अब यहाँ पे पहले समझो, ये रॉड पे जाकर जमा हो रहा है, तो जमा होता है तो इसका धीरे धीरे वेट बढ़ता चला जाता है, यानी इसकी थिकनेस, कैथोड की थिकनेस बढ़ती जाती है, मोटा होता जाता है। क्योंकि इस पे जो कॉपर 2 प्लस विलियन सोल्यूशन में है, इसी के सरफेस पे जमा होता जाके इसका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके अपोजिट इसमें जिंक प्लस निकल के सोल्यूशन में आ रहा है, तो धीरे धीरे एनोड का वजन घटता चला जाता है। ऑक्सीडेशन से वजन घटता है, धीरे धीरे गलती चली जाती है, इसका वजन घटेगा, धीरे धीरे खत्म होती जाती है, डिसअपीयर करती जाएगी और इसका वजन बढ़ता जाएगा। अब इसकी वजह से क्या है, जब कॉपर 2 प्लस सोल्यूशन से इसकी रॉड पे जाएगा तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये कहाँ जा रहा है? मूव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड, यानी मूव टुवर्ड्स कैथोड, ठीक है। ये कैथोड जाना शुरू करता है। जब कैथोड पे जाएगा तो कैथोड का वजन बढ़ना शुरू करेगा, ऐसा करके। तो यह देखिए ऐसे हो गया। अब यहाँ पे जब यह कैथोड पे जाएगा तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी कैथोड पे। इलेक्ट्रॉन की कमी को हम लोग दिखाते हैं पॉजिटिव से। यहाँ पर यह इलेक्ट्रॉन कॉपर को दे चुका है, तो इस पे रिडक्शन हो गया, तो कॉपर ने कॉपर के इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन दे दिया कॉपर ने जो सोल्यूशन में बैठे उनको, तो यह हो गया पॉजिटिव। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी को हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं पॉजिटिव। यही वजह है कि कैथोड गैल्वेनिक सेल का पॉजिटिव होता है। अंतर समझ आया? और इसी प्लस माइनस के बनने की वजह से देखिए, यह माइनस प्लस के बनने की वजह से यहाँ बन जाता है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। और आपको जब हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताया था, उससे हम बताए थे इसी इलेक्ट्रिकल डबल लेयर की वजह से यहाँ पे उत्पन्न हो जाता है क्या, एक पोटेंशियल डिफरेंस। उसी पोटेंशियल डिफरेंस को आपने नाम दिया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। खैर यह बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने न पढ़ा हो तो आप एक बार जरूर देख लें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बाय S.N. सिंह, तो वहां पे पूरा लेक्चर आपको मिल जाएगा बेहतरीन अंदाज में, ठीक है। जरूर देख लें आप, चाहे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बाय S.N. सिंह, वहां पर भी आपको पूरा लेक्चर मिल जाएगा। खैर हम लोग वहां पे उसको डिस्कस नहीं करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे हैं, मतलब डेनियल सेल उसका एग्जांपल है। तो जब इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई ऑक्सीडेशन की वजह से, तो ये माइनस दिखाते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वजह से, कैथोड पर रिडक्शन की वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो पॉजिटिव दिखाते हैं। यानी गैल्वेनिक सेल का एनोड होता है नेगेटिव, कैथोड होता है पॉजिटिव। क्लियर? अब
यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करते हैं, ठीक है। यानी कह सकते हो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इधर होता है क्या, इलेक्ट्रॉन फ्लो बोलते हैं, या इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इधर इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ठीक है। मतलब इधर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, कैसे बनी हुई है रो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और इधर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जाते हैं एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं, यहाँ से एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो जाता है। भाई यहाँ देख रहे हो आप, एनोड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो। वैसे यहाँ ऑक्सीडेशन होना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जाना ही है। और आपने पढ़ा है, जानते हो आप, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिधर होता है करंट का फ्लो हमेशा उसके अपोजिट होता है, मतलब यहाँ पे करंट फ्लो शुरू हो जाएगा, फ्लो ऑफ करंट या करंट फ्लो, यह हम लोग इस वोल्टमीटर से समझ जाते हैं। यहाँ पे करंट फ्लो शुरू होता है किधर, इधर करंट ऐसे आती है, देखिए ऐसे, मतलब करंट चलती है कैथोड से एनोड की तरफ, इलेक्ट्रॉन चलते हैं एनोड से कैथोड की तरफ, और करंट चलती है कैथोड से एनोड की तरफ, इलेक्ट्रॉन के रास्ते के विपरीत। तो इस तरह से करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया, यानी हमारा डेनियल सेल बन चुका है, ठीक है। अब इसके बाद की कहानी क्या होगी, तो इस आपको समझना है, इसके बाद की कहानी क्या होती है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, एक्चुअली होता क्या है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तभी करंट का फ्लो होगा, जानते हो आप, इलेक्ट्रॉन के फ्लो से ही करंट का फ्लो होता है ना। तो और इलेक्ट्रॉन का फ्लो बेटा तभी तक होता है जब तक सोल्यूशन जो यहाँ पे रखा गया, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन जो रखा गया है, या कह सकते हो यहाँ कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन रखा गया है, ये सोल्यूशन जब तक होगा न्यूट्रल तभी तक यहाँ पे करंट का फ्लो होता रहेगा। अगर यहाँ पे चार्ज की न्यूट्रलिटी प्रभावित होगी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुकेगा तो करंट का फ्लो रुक जाएगा। अब सवाल पैदा होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है, वो कैसे डिस्टर्ब होती है, यहाँ पे एक्चुअली चार्ज अनबैलेंस हो जाती है, कैसे देखते हैं। देखो बेटा यहाँ सोल्यूशन में पहले से जिंक प्लस है कि नहीं, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन से जिंक प्लस और बढ़ने शुरू कर गए, मतलब सोल्यूशन में जिंक प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू कर गया है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस इंक्रीजेस, इनका कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ना शुरू कर देता है। इस बात को तो आप समझ रहे होंगे, यहाँ पे ऑलरेडी जिंक 2 प्लस सोल्यूशन में है, जिंक सल्फेट वाला जिंक प्लस ऑलरेडी है, और यहाँ जिंक प्लस पूरा बनना शुरू कर गया है, तो जिंक प्लस की कंसंट्रेशन यहाँ बढ़नी शुरू कर देती है, और सल्फेट तो फिक्स स्थिर है ना, तो जिंक प्लस ज्यादा हो गया, सल्फेट कम हो गया है, तो यहाँ पे चार्ज और बैलेंस कर गया है। देखिए चार्ज एनोडिक चैम्बर में, एनोडिक हाफ सेल में चार्ज क्या हो गया है, अनबैलेंस हो चुका है। इसी तरह से जरा इसमें चेक करते हैं, यहाँ देखिए कॉपर 2 प्लस खत्म हो रहा, देखिए कॉपर 2 प्लस, भाई सोल्यूशन में कॉपर 2 प्लस है, ये रिड्यूस होकर चाके स्टार्ट में बैठना शुरू कर गया, तो सोल्यूशन में कॉपर 2 प्लस का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस डिक्रीजेस। अब तक के डिस्कशन से ये तो क्लियर हो गया कि सोल्यूशन में चार्ज अनबैलेंस हो चुका है। रीजन आप देख रहे हो, इस सोल्यूशन में जिंक प्लस पहले से मौजूद है, और यहाँ से जिंक राड का ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन से जिंक प्लस और बन गया, और ये चला गया सोल्यूशन में, मतलब जिंक प्लस पहले से है, इस राड से भी जिंक प्लस आ गया, तो सोल्यूशन में जिंक प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, जब जिंक प्लस बढ़ेगा सल्फेट उसकी तुलना में कम होंगे, मतलब चार्ज अनबैलेंस इस हाफ सेल में। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, कॉपर सल्फेट, कॉपर तो है कॉपर 2 प्लस, बट इसी कॉपर 2 प्लस का रिडक्शन हो रहा है, और कॉपर सॉलिड बन के जाके इस रॉड पे जमा हो रहा है, मतलब कॉपर प्लस का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है। जब कॉपर 2 प्लस घटेगा तो सल्फेट उसके कंपेयर में ज्यादा हो जाएगा, मतलब यहाँ भी चार्ज अनबैलेंस हो गया। और आप हमने पहले डिस्कस कर लिया हम लोगों ने कि इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो तब तक होता है जब तक दोनों सोल्यूशन में जो चार्ज हैं वह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, है ना। जब चार्ज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे तभी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, और जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो करंट का फ्लो होगा। अब क्या हुआ, गड़बड़ हो गया, इतनी मेहनत के बाद ये सेल तैयार हुआ और चार्ज अनबैलेंस होते ही सेल ने काम करना बंद कर दिया, तब क्या होगा। अब फिर इन सब की प्रॉब्लम को देखते हुए क्या किया साइंटिस्ट लोगों ने, क्या किया कि इन दोनों सेल को एक यू आकार की ट्यूब को इन्वर्ट करके जोड़ दिया, जिसे साल्ट ब्रिज कहा गया। इस तरह से इसको आपस में जोड़ दिया, कैसे, एक यू आकार की नली को दोनों सोल्यूशन से जोड़ दिया गया। इस यू आकार की नली को जो उल्टा करके जोड़ा गया है, इन्वर्ट करके, इन्वर्टेड ना फॉर्म में, इसे आपने नाम दिया साल्ट ब्रिज। इसे क्या बोला गया, साल्ट। इससे दोनों को जोड़ दिया गया। इसमें क्या क्या है, जैसे मान लीजिए सपोज इसमें KCl है,
अभी हम साल्ट ब्रिज को अलग से डिस्कस करते हैं, साल्ट ब्रिज क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फिलहाल यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं साल्ट ब्रिज। यह जोड़ते हैं जब इसको हम लोग, तो दोनों सोल्यूशन के जो चार्ज अनबैलेंस हुए हैं इलेक्ट्रिकली, उनको न्यूट्रल कर देता है साल्ट ब्रिज। जब पुनः इन दोनों को कर देगा न्यूट्रल, तो सेल फिर वर्क करना शुरू कर देता है। इट मीन्स सपोज बेटा यहाँ पे दिया गया KCl, जैसे K प्लस और Cl माइनस यहाँ पे है, ठीक है। केवल आपके सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, K प्लस Cl माइनस। जैसे यहाँ पर इस सोल्यूशन में इसके अंदर अगर मान लीजिए KCl भरा होता तो K प्लस होता, Cl माइनस होता। Zn का क्या कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, प्लस बढ़ रहा है, तो इसका माइनस वाला जो है, जो Cl माइनस आप देख रहे हो, ये Cl माइनस इधर मूव करके इसमें आके बैठ जाता है सोल्यूशन में। और इसमें अगर ज्यादा क्या हो गया, इसमें कॉपर 2 प्लस कम हुआ, सल्फेट ज्यादा हो गया, तो जो यह K प्लस है वो आके इसमें बैठ जाता है। तो माइनस ज्यादा था तो K प्लस आ जाएगा, सोल्यूशन न्यूट्रल। यहाँ प्लस ज्यादा हो रहा है Zn प्लस, तो इसका माइनस आ गया, सोल्यूशन न्यूट्रल। तो साल्ट ब्रिज जो है दोनों हाफ सेल के जो सोल्यूशन है उनको फर्दर यानी पुनः इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर देता है, जिसकी वजह से सेल पुनः वर्क करना शुरू कर देता है। ये इसकी स्टोरी है, क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग जो है पहले इस हाफ सेल और इस हाफ सेल में रिएक्शन क्या होती है, मतलब कंप्लीट सेल रिएक्शन क्या है, इसके बाद डिस्कस करते हैं हम साल्ट ब्रिज के बारे में। कंप्लीट डिस्कशन होगा साल्ट ब्रिज के बारे में। अभी इतना जानिए कि यू आकार की ट्यूब होती है जो इन्वर्ट करके यहाँ लगा देते हैं। इसके अंदर कुछ साल्ट होते हैं, एक विशेष प्रकार की एल्गी में, नाम उसका है अगर अगर, या फिर जिलेटिन नाम का एक कोलाइडल सोल्यूशन होता है, उसके अंदर कुछ साल्ट डाल देते हैं, साल्ट। इस वजह से नाम है साल्ट ब्रिज। इसका काम है दोनों सोल्यूशन को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करना, ठीक। फिलहाल हम आते हैं सेल रिएक्शन। हाफ सेल के रिएक्शन यहाँ पे है, ऑक्सीडेशन एनोडिक रिएक्शन यहाँ पे है, कैथोडिक यहाँ है। तो दोनों हाफ सेल रिएक्शन को जोड़ दीजिए, ऐड कर दोगे तो हो जाएगा नेट सेल रिएक्शन। बस जोड़ते समय एक चीज आप याद रखना, दोनों इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट जोड़ दिया जाएगा। तो क्या होगा, Zn सॉलिड है, और ये भी एरो के पहले है तो कॉपर 2 प्लस, आयन है तो आप लिख दोगे यहाँ पे एक्वस, एरो बना देना ऐसे, एरो के बाद आ जाना, Zn2 प्लस बन गया, इनका ऑक्सीडेशन हुआ है, ये हो जाएगा Zn2 प्लस, यहाँ लिख देंगे आप एक्वस, और कॉपर का होगा रिडक्शन तो कॉपर सॉलिड। ये है इसकी कंप्लीट सेल रिएक्शन। तो जिंक से Zn2 प्लस ऑक्सीडेशन, कॉपर 2 प्लस से कॉपर मतलब रिडक्शन। ये तो देखा आपने इसकी सेल रिएक्शन। अब जरा आगे देखते हैं, ध्यान देखिए इस सेल रिएक्शन को या सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आपको पहचाना क्या है, पहले तो आप जो है लिखेंगे एनोडिक चैम्बर की रिएक्शन। पहले क्या लिखा है, Zn लिखा है, आप लिखेंगे सॉलिड, ये है, फिर ये Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको आप एक सिंगल लाइन से अलग कर देना, और फिर लिखना आप Zn2 प्लस, आयन है तो लिखना पड़ेगा एक्वस, सॉल्ट आयन में चला जाता है। फिर आप, यह एनोडिक पार्ट हो गया, फिर आप एनोडिक पार्ट को 2 सीधे लाइन से अलग कर देना, वर्टिकल लाइन से, इसे आप साल्ट ब्रिज बोल देते हैं। यहाँ पे यह लाइन क्या होती है, साल्ट ब्रिज। इसी से दोनों को यहाँ पे अलग कर दिया गया, और फिर इसके बाद आ जाना कैथोडिक चैम्बर में। यानी कैथोडिक चैम्बर में क्या है कि कॉपर 2 प्लस कॉपर में कन्वर्ट हुआ, रिड्यूस हुआ है। यहाँ लिखेंगे कॉपर 2 प्लस, यहाँ लिखेंगे एक्वस, फिर सिंगल लाइन, फिर लिख देंगे आप कॉपर, यहाँ पे सॉलिड। एक्चुअली है क्या, देखिए जिंक से Zn2 प्लस बना है, Zn से Zn2 प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन का लूज मतलब ऑक्सीडेशन है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये कहलाता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। यहाँ देखिए इसकी, यह जो है इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करता है, यह एनोड को रियल में रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिडक्शन हाफ सेल। यहाँ कॉपर से, कॉपर 2 प्लस से कॉपर है, ये सब बीच में हो गया इलेक्ट्रोड, यानी कैथोड। इस तरह से इसको करते हैं रिप्रेजेंट, या हो सकता है इसको आप चाहें तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये दिया गया है Zn, ये हो गया सॉलिड, थोड़ी सिंगल लाइन सेलेक्ट कर देना, ये Zn2 प्लस हो गया, Zn2 प्लस का मतलब सोल्यूशन में जाएगा, तो हो सकता है कहीं पे ऐसा लिखा रहा है Zn सल्फेट लिखा भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक्वस, 2 लाइन से अलग साल्ट ब्रिज हो गया ऐसे, यह एनोडिक पार्ट हो गया। फिर यहाँ पे क्या है, कॉपर 2 प्लस है, तो कॉपर 2 प्लस को आप कॉपर सल्फेट लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्वस लिख देना है ऐसे, फिर सिंगल लाइन से सेपरेट कर देना, फिर यहाँ पे कॉपर, फिर सॉलिड कर देना। यह है डेनियल सेल के सेल रिएक्शन को ऐसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
नोट कर लीजिए, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आसान है, विदाउट। ठीक है, इसको मिटाते हैं और जरा हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं साल्ट ब्रिज के बारे में। साल्ट ब्रिज, इसे हिंदी में कहा जाता है लवण सेतु। अब हम लोग इसके रोल पे आते हैं, इसका काम पहले होता क्या है। यह एक्चुअल में, फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, यह एक क्या है, यू शेप्ड ट्यूब, रियल में यू आकार की एक नली है। ठीक, इसे उल्टा कर लगाते हैं, जैसे मान लिया हम यहाँ पे इन्वर्टर लिख रहे हैं, इन्वर्टर उल्टा करके, तो कैसे बनी हुई है, यू आकार की एक नली ट्यूब है, इसे इन्वर्ट कर दिया गया। अब इसके अंदर क्या करते हैं, ये हो गई यू शेप्ड ट्यूब, देखा कैसे बना, यू शेप्ड ट्यूब हो गई। इसे इन्वर्ट करके उल्टा कर लगाते हैं, यह एनोडिक चैम्बर और कैथोडिक चैम्बर को आपस में जोड़ता है। अब इसमें होता क्या, देखिए ऐसे कुछ साल्ट होते हैं, साल्ट लाइक KCl हो सकता है, या KNO3 हो सकता है, पोटेशियम नाइट्रेट, या हो सकता है इसमें अमोनियम नाइट्रेट दिया गया है, NH4NO3 विद जिलेटिन, और अगर अब ऐसे लिखा रहता है। अब यहाँ पे खास बात क्या है, कुछ साल्ट दिए गए हैं और यहाँ पे एक जिलेटिन लिखा है। जिलेटिन एक प्रकार का कोलाइडल सोल्यूशन है, जिलेटिन एक प्रकार का कोलाइडल सोल्यूशन है। और जो अगर लिखा है, यह होता है एल्गी, बॉटनी वाले जानते होंगे, बायो वाले, यह एल्गी है। यह एक्चुअल में होते हैं सेमी सॉलिड, मतलब ग्लू जैसे, बोझ जैसे होते, इन्हीं के अंदर इन सॉल्ट्स को रखते हैं, ये इन सॉल्ट्स को पकड़ा रहता है ऐसे। ठीक है, और जो यहाँ पे जैसे वो जो सॉल्ट यूज किए गए ना, ये सॉल्ट देखो, देख रहे हो आप, इनको एक नाम और यूज दिया गया है, इन्हें बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट साल्ट बोलते हैं, इन या नॉन एक्टिव साल्ट बोलते हैं, इनर्ट साल्ट। अब इनर्ट क्यों है, कुछ ऐसे साल्ट प्रयोग करते हैं जो इस हाफ सेल में जाने के बाद रिएक्शन में पार्टिसिपेट न करें, रिएक्शन में पार्टिसिपेट न करें, इसलिए इन्हें बोला जाता है क्या, इनर्ट साल्ट। इसके रिस्पेक्ट में इन्हें बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। रीजन समझ आया ना, कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करें। ठीक, जैसे अगर कभी हम लोग सिल्वर का यूज करते हैं, अगर इलेक्ट्रोड मान, सिल्वर का यूज करें, चाहे प्लेट का यूज करें, या मरकरी का अगर कहीं इलेक्ट्रोड यूज किया गया है, तो वहां पे हम लोग KCl यूज नहीं करते हैं। Cl कारण कि जब Cl जाएगा तो बना देगा Ag के साथ AgCl बना देगा, Ag के साथ बना देगा AgCl, इसके साथ PbCl2, AgCl2, और यह वाटर में डिजॉल्व नहीं होता, ये सभी के जो हेलाइट्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, प्रेसिपिटेशन हो जाता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है इन लोगों का। इसलिए हम लोग जब जो इलेक्ट्रोड दिया गया है उसके रिस्पेक्ट में इस साल्ट का इनर्ट होना जरूरी है। इनर्ट मतलब जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट न करता। क्लियर, तो ये हो गए इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरे होते हैं किसके साथ, या जिलेटिन क्या है, कोलाइडल सोल्यूशन है, या एल्गी के अगर के साथ रखते हैं। दूसरा पॉइंट ये क्या करता है, दूसरा पॉइंट ये है कि इसके जोड़ने से जो है सोल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाती है, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, डायरेक्ट देते हैं हम, इन्हें पुनः जो है जो सोल्यूशन है उसको कर देता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल साल्ट ब्रिज, अपने साल्ट को भेज करके। इस वजह से यह ज्यादा यूजफुल है। हमने क्या बोला, इसमें एनोडिक चैम्बर में Zn+ का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। मान लो हम लोग यहाँ पे KCl यूज किए, जैसे KCl तो K+Cl- है, यहाँ Zn+ का कंसंट्रेशन बढ़ चुका है, तो Cl- इसके अंदर आ जाता है, तो प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गए, चार्ज बैलेंस हो गया न्यूट्रल। ऐसे यहाँ पर कॉपर कम हो चुका है, सल्फेट ज्यादा हो गया है, ये माइनस ज्यादा है, तो K+ आ जाएगा, फिर न्यूट्रल वर्क करना शुरू से, यह न्यूट्रल करता है इसको। ठीक है, और दूसरी चीज, इन साल्ट्स के सिलेक्शन में एक बात और ध्यान देते हैं कि जो भी साल्ट यूज करेंगे उसमें प्लस माइनस के नंबर्स इक्वल होने चाहिए, प्लस माइनस के नंबर्स इक्वल होने चाहिए। तो 1+1-, 1+1-, 1+1-, नंबर इक्वल है, प्लस माइनस के हैं, तो प्लस माइनस के नंबर इक्वल होने चाहिए, पहली बात, ताकि जितने प्लस जाए उतने ही माइनस जाए, 7 इसमें एक बात और ध्यान देना होता है कि प्लस माइनस का जो मूवमेंट है, आयनिक मोबिलिटी बोलते हैं, मूव करने की स्पीड, मतलब चलने की स्पीड, इन आयनों की स्पीड इक्वल होनी चाहिए, ताकि दोनों एक साथ अपने अप्रोप्रिएट सोल्यूशन में जाए। तीसरा पॉइंट, इनको मजबूती प्रदान करता है, स्ट्रेंथ देता है, यह जो है इस डेरियल सेल को मजबूती करता है, या गैल्वेनिक सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, यह मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है ताकि हैंडलिंग आसान है। देखिए दोनों जुड़ गया मजबूत सेल हो जाता है। लास्ट में ये जो है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को जीरो करता है, जंक्शन पोटेंशियल को जीरो कर देता है। ये क्या है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है, तो सर जब दो डिफरेंट लिक्विड मिलते हैं, सोल्यूशन मिलते हैं,
तो जहां दोनों मिलते हैं वहां पर भी एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाता है, तो उसे बोलते हैं लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। देखिए दो लिक्विड मिले तो उसके जंक्शन पे जो पोटेंशियल उत्पन्न होता है उसे लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कहते हैं। और इसकी वजह से ये सोल्यूशन नहीं मिल पाता आपस में, तो इसकी वजह से सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा तो यह पोटेंशियल पैदा नहीं होगा। इस वजह से कहा जाता है लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को सॉल्यूट जीरो कर देता है। इस सेल की एक खास बातें रहेंगी, याद रहेगा ना। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे सेल का पोटेंशियल कैसे करते हैं कैलकुलेट, सेल का पोटेंशियल निकालना सीखेंगे। और फिर हम लोग पढ़ेंगे गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, और गिब्स फ्री एनर्जी और सेल पोटेंशियल के बेसिस पे पहचानेंगे कि सेल वर्किंग है या नहीं है, मतलब फिजिबिलिटी ऑफ सेल रिएक्शन या स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल रिएक्शन। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। ठीक है, थैंक यू, चल के पढ़े।